स्वागत है आपका अपना चैनल एग्जाम फ्लक्स पर। और आज से जो बच्चा 2026 में एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए एकदम बेहतरीन सीरीज लाया हूं। आपको बुक का सारा बुक का, यह नहीं हम मैथ का कह रहे हैं, मैथ तो स्टार्टिंग है, आपका प्ले लिस्ट बनाऊंगा 1 to 1 क्वेश्चन। एनसीईआरटी का जो बुक है, एससीईआरटी का बिहार बोर्ड में जो सरकारी बुक आता है, उससे आपका 1 to 1 क्वेश्चन बताऊंगा। जो बच्चा नहीं समझेंगे वह दोबारा वीडियो देख सकते हैं, और मैं चाहूंगा जो बच्चा कभी नहीं भी पढ़ा है उनको भी समझाने का। तो देरी ना करते हुए मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूं। और आपका देखिए स्क्रीन पर लिखा हुआ है पहले वास्तविक संख्या। आपका चैप्टर का पहला चैप्टर का नाम ही है वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या में आप 9th में भी पढ़ चुके हैं ना। और 10th की जहां बात करें तो देखो वास्तविक संख्या में 10th की बात कीजिए तो इसमें 3-4 चैप्टर हैं। पहला है 1.1, दूसरा है 1.2, तीसरा है 1.3 और चौथा है 1.4। देखिए 1.1 में आपको यूक्लिड विभाजन परिमिका पढ़ेंगे, यूक्लिड विभाजन परिमिका पढ़ेंगे, समझिए उससे एचसीएफ निकाला जाता है, वह हम बहुत सुंदर से बताएंगे। चैप्टर नंबर दूसरा में है आपको कुछ नहीं है, बेसिक आपका है एचसीएफ और एलसीएम आपको आना चाहिए अभाज्य गुणनखंड से। और तीसरा चैप्टर जो है आपका, इस चैप्टर में है √3, √5, √2 एक अपरमेय संख्या, इसको सिद्ध करना है, इसको साबित करना है। और चौथा चैप्टर है कि आपको बिना भाग किए हुए बताना है कि किसका दशमलव शांत है और किसका दशमलव अशांत दशमलव प्रसार है, अशांत है। समझ गए ना यही चीज। और यह हम उम्मीद करता हूं कि आपको कम ही क्लास में समाप्त कर दूं, लेकिन ज्यादा लॉन्ग भी नहीं बनाऊंगा क्योंकि अभी शुरुआत है। बच्चे को क्या होता है, बोरिंग होने लगता है। 1 घंटा से ज्यादा वीडियो होता है तो आप ही बोरिंग महसूस करेंगे, आप ध्यान से नहीं देखेंगे, तो इसमें आपको हमको पढ़ाने से कोई फायदा ही नहीं है। इसलिए आप धैर्य रखिए, आपको कहीं नहीं पढ़ना है। अगर दिल लगा कर देख लेते हैं तो हम आपको यकीन नहीं पूरा विश्वास दिलाता हूं कि सारा की सारा प्लेलिस्ट हम आपके बनाएंगे, कोई भी वीडियो नहीं छूटेगा और कोई भी चैप्टर नहीं, चाहे मैथ हो, फिजिक्स हो, बायो हो, चाहे इतिहास हो, भूगोल हो, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, सब व्याकरण तक का हम डालेंगे। समझ गए। अब देरी ना करते हुए अब स्टार्ट। अगर बेसिक जान रहे हैं तो यह चैप्टर समझ रहे जाइएगा, नहीं भी जान रहे तो भी समझ जाइएगा। हम आपको बेसिक बता देते हैं। देखिए आपको पहले हम बताते हैं संख्या किसे कहते हैं। संख्या पहले जानिएगा तब ना। तो आप सुने होंगे अंक, अंक जानते हैं अंक क्या होता है। अंक जो होता है ना मात्र 9 होता है। कौन कौन होता है, 10 होता है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, बस इससे ज्यादा होता है नहीं होता है। तो यही अंकों के समूह को क्या कहते हैं, संख्या कहते हैं। तो कोई पूछ देगा अंक किसे कहते, संख्या किसे कहते हैं, इसका डिजिट होता है तो कहेंगे अंकों के समूह के, अंकों के समूह को क्या कहेंगे, समूह को संख्या कहते हैं। अंकों के समूह को संख्या कहते हैं। देखो कोई बच्चा कहेगा क्या सर आप 5वां 6ठा का क्वेश्चन बता रहे हैं। भैया बेसिक बताना जरूरी है, आप ही जैसा सब तेज नहीं है। इसमें कुछ बच्चा गांव से भी है, बहुत सा बार अच्छा देखेंगे। हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाने का मतलब है हम आप जान रहे हैं तो वह भी रिवाइज हो जाएगा। समझ रहे हैं ना, इसलिए हम यह स्टार्ट किए। तो आप देखिए अंक समझ गए, संख्या समझ गए, लेकिन आपका चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्या। देख रहे हैं ना क्या नाम है, वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या क्या है यह भी जान लीजिए। समझ गए। तो पहले यह आप समझ सकते हैं, इससे भी बेसिक अगर जाना चाह रहे हैं तो हम बताते हैं। संख्या समझ गए, क्या अंकों के समूह को संख्या कहते हैं। तो उसके बाद देखिए संख्या 2 प्रकार का होता है। समझ गए, संख्या क्या होता है, 2 प्रकार का। एक होता है वास्तविक संख्या, एक क्या होता है वास्तविक संख्या, और दूसरा होता है काल्पनिक संख्या। क्या होता है, काल्पनिक संख्या, जिसको इमेजिनरी नंबर कहते हैं, रियल नंबर इसको कहते हैं।
तो संख्या तो नंबर जानते हैं, इंग्लिश कोई जरूरी नहीं, हिंदी मीडियम पढ़ाएंगे और एकदम साफ हिंदी में, जो गांव में है कभी नहीं भी पढ़े ना वह भी समझ सकते हैं। देखिए वास्तविक संख्या क्या है आप जान रहे हैं, इस यही चैप्टर आई। काल्पनिक संख्या के बारे में नहीं पढ़ेंगे, जैसे रूट के अंदर -1 हुआ, रूट के अंदर -2 हुआ, रूट के अंदर -4 हुआ, यह सब काल्पनिक संख्या कहता है। इसको आयोटा से सूचित किया जाता है, अभी नहीं पढ़ना है आपको। इंटर में जाकर 10+2 में मैथ लीजिएगा तब आपको पढ़ना है, अभी नहीं पढ़ना है। काल्पनिक संख्या को छोड़ देंगे, इमेजिनरी नंबर को, और वास्तविक संख्या को हम लोग देखेंगे, क्योंकि चैप्टर का नाम ही है वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या कहते हैं, इसका अगर परिभाषा अगर देने की बात करें तो हम लिख दे रहे हैं, आप लोग कॉपी में उतारते जाइए तभी समझ में आएगा, और दोबारा आपको पढ़ने की जरूरी नहीं होगा। जो बच्चा नहीं समझ रहे हैं वो दोबारा वीडियो देख लेंगे, आराम से समझ में आ जाएगा। देखिए वास्तविक संख्या को किसे कहते हैं, हम कहेंगे परिमेय। परिभाषा बता रहे हैं वास्तविक संख्या के, परिमेय एवं अपरिमेय, अपरिमेय संख्या के संग्रह, संग्रह को हम क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। आप लोग समझ गए होंगे, परमेय और अपरमेय संख्याओं के संग्रह को क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहेंगे। और वास्तविक संख्या की बात करें तो यह दो प्रकार का होता है। कौन कौन होता है, एक होता है परिमेय संख्या, दूसरी होती है अपरिमेय संख्या। क्या होती है, अपरिमेय संख्या होता है। अब सुनिए, अब इसका भी दोनों का परिभाषा आपको जानना होगा। आप बचपन से जान रहे हैं परिमेय संख्या किसे कहते हैं, जिसे p/q के रूप में लिखा जाए, जिसे p/q के रूप में। अब देखिए डिटेल्स हम नहीं बता रहे हैं, अब लिख कर नहीं बता रहे हैं, आप 9th में पढ़े हुए हैं इस सब के बारे में। 9th में सेम टू सेम है आपका वास्तविक संख्या, समझ गए। और जो बच्चा नहीं पढ़े हैं तो हम बोल रहे हैं, आप उस लिख लीजिएगा और लिखिएगा जरूर, पढ़ लिए हैं तब पर भी लिखिएगा। अब आपको लिखना है वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, तो उसको कहेंगे परमेय एवं अपरमेय संख्या के संग्रह को वास्तविक संख्या कहते हैं। हम लिख नहीं रहे हैं लेकिन बोल तो रहे हैं 2-3 बार, आप आराम से लिख सकते हैं। आगे ये वास्तविक संख्या दो प्रकार का होता है, यह भी आपको याद नहीं रखना है तो नहीं रखिए, क्योंकि परिभाषा याद रहेगा तो याद ही है। तो सुनिए, परिमेय संख्या आप जान रहे हैं जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके, जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। इसी का उल्टा, जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सके, समझ गए, इस रूप में आपको नहीं लिख सकते हैं, उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। इसका हम अगला चैप्टर में हम पढ़ेंगे, आपकी बताए ना आपको 1.4 में इसका परिभाषा बदल देंगे, ऐसा परिभाषा नहीं होगा। इसका परिभाषा क्या होगा हम पढ़ेंगे। इसका दशमलव प्रसार, परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार या तो शांत होता है, आप अभी सिर्फ परिभाषा लिखिए, आगे हम इसका बात समझाएंगे। ये शांत होता है या क्या होता है जानते हैं, अशांत आवर्ती होता है। कैसा होता है, अशांत आवर्ती होता है। लेकिन कहेगा अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार क्या होता है, तो इसका होता है अशांत अनावर्ती होता है। अगर इसका मतलब आप समझना चाह रहे हैं तो हम समझा दे रहे हैं। शांत क्या होता है, अशांत आवर्ती क्या होता है, अशांत अनावर्ती क्या होता है, यह आपको समझना होगा। यह नहीं समझेंगे तो आपका 1.4 जो है 1.4 है यह नहीं बन पाएगा। तो इसी का हम दूसरा परिभाषा दे सकते हैं। देखिए पहले से आप पढ़ते आ रहे थे कि जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं, और जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सके उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। लेकिन अब पढ़ेंगे कि जिसकी दशमलव प्रसार शांत और अशांत आवर्ती हो उसे भी हम परिमेय संख्या कहते हैं, उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। देखिए लिख लीजिएगा, ये आपको लिखना पड़ेगा तभी आपको समझ में आएगा, नहीं तो दिक्कत होगा, समझ गए। तो आप परिमेय संख्या का परिभाषा क्या लिखिएगा, आप यह तो आप पुराना वाला लिख ही सकते हैं, जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके उसे परिमेय संख्या कहते हैं, जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सके उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। और यह भी लिखिएगा दूसरा, अर्थात या अथवा, अर्थात नहीं अथवा कहिएगा, अथवा लिखिएगा जिसकी दशमलव प्रसार शांत और अशांत आवर्ती हो उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। दूसरा परिभाषा, इसका दूसरा परिभाषा देंगे अपरिमेय संख्या का, जिसका दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती हो उसे हम
अप्रमेय संख्या कहते हैं। तो आप कहिएगा सर शांत, अशांत, आवर्ती, अनावर्ती, क्या बकर बकर कर रहे हैं? तो यह हम बता रहे हैं आपको। देखिए हम 3 चीज बताए हैं। एक बताया है आपको शांत दशमलव प्रसार, कहाँ गया, हाँ, शांत दशमलव प्रसार, शांत दशमलव प्रसार, प्रसार। एक बताया है आपको अशांत दशमलव प्रसार, एक हम बताया है आपको अशांत, सुनिए अशांत नहीं बताया है, सुनिए अशांत आवर्ती, अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। फिर से लिख दे रहे हैं, आपको सस्पिशन होगा। देखिए एक बताया है शांत दशमलव प्रसार और दूसरा बताया है आपको अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार, अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार हो गया। एक बताया है आपको अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार। आराम से रहिए, देखिए आपका 2 3 4 क्लास में जाएगा तो समझ के जाएगा। ऐसा नहीं है कि ऐसे हम बकर बकर कर रहे हैं, इसको आपको समझना पड़ेगा। देखिए क्या है शांत दशमलव प्रसार, क्या है अशांत दशमलव, आपको अभी तुरंत बताए हैं। परमेय संख्या का परिभाषा, दूसरा परिभाषा क्या दीजिएगा, जिसकी दशमलव प्रसार, जिसकी दशमलव प्रसार शांत हो या अशांत आवर्ती हो तो उसे हम क्या कहेंगे, ये दोनों को कहेंगे परमेय संख्या। और जिसकी दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती हो उसे हम क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या। समझ गए? अब ये होता क्या है यह बताते हैं। आप कभी भाग दिए होंगे, आप भाग दिए होंगे, मान लीजिए 15 में 8 से भाग दीजिए तो देखिए शांत हो जाएगा। और 1/3 में भाग, देखिए दोनों परमेय संख्या है। अब अपरमेय संख्या किसको कहते हैं, √3 को, जिसका एक्चुअल मान नहीं आवे, जिसका एक्चुअल आप क्या कहते हैं स्क्वायर रूट नहीं हो। समझ गए? यह सब अपरमेय संख्या है, लेकिन यह तो परमेय संख्या है, लेकिन ये दोनों का दशमलव प्रसार क्या होगा, उस एगो शांत हो जाएगा, एगो को शांत हो जाएगा, इसका अनावर्ती हो जाएगा। देखिए कैसे होगा, इसको हम भाग देंगे तो देखिए क्या होता है। 15 में 8 से भाग दीजिए, देखिए क्या हो रहा है, एक बार में खाएगा 8, 7 होगा तो कितना नहीं खाएगा, तो अब यहाँ दशमलव 0, देखिए 8 8 64 हो गया है। अब बताइए घट के 6 होगा 0, 8 7 56 हो गया है। देखिए कट गया 4 0 हो गया, तो 8 5 40। देखिए ये पूरी तरह से कट गया, 40 यहाँ देंगे कट गया, तो इसका क्या हो गया, इतना आ गया, दशमलव हुआ लेकिन यह शांत हो गया। क्या हो गया, इसके बाद कुछ है नहीं है, यह शांत दशमलव प्रसार कराएगा, मतलब इसको हम कहेंगे शांत दशमलव प्रसार। अब इसको वही भाग देंगे तो दोनों परमेय संख्या है, ये इसका उदाहरण होगा। अशांत आवर्ती मतलब अशांत है, कटेगा नहीं, ये देखो पूरा पूरी कट गया, शांत हो गया। ये देखिए कटेगा नहीं लेकिन बार बार आएगा। देखिए एक ही चीज बार बार आएगा, 1 में 3 से भाग दीजिए, दशमलव होगा 0, 3 तिया 9, कट गया 1 0, 3 तिया 9, कट गया 1, 3 तिया 9। देखिए ये कभी होगा, इसका दशमलव प्रसार 3 3 3 डॉट 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 ऐसे होते रहेगा, मतलब ये कभी भी कटेगा भी नहीं और रुकेगा भी नहीं, यानी बार बार ये 3 ही आ रहा है, यानी रिपीट कर रहा है। उसी को कहते हैं आवर्ती। क्या हो गया, अशांत तो है लेकिन आवर्ती है, तो हम कहेंगे ये परमेय संख्या है। लेकिन अशांत है लेकिन अनावर्ती है। अभी सबको अगर निकालेंगे ना तो जानते हैं क्या होगा, कभी भी नहीं कटेगा और नहीं बराबर ही आएगा, 3 3 जैसे 14 14 कहीं दिख रहा है, नहीं दिखेगा, मतलब अलग अलग आएगा। जैसे हम ऐसे कहेंगे 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 1 2 ऐसे रहेगा। तो देखिए ना तो कट रहा है ना बार बार आ रहा है, मतलब ना बार बार आ रहा है ना रिपीट कर रहा है, उसी को कहते हैं अनावर्ती, मतलब बार बार नहीं आना। आवर्ती मतलब बार बार आना। आपको इतना समझ में आ गया होगा। अगले हम जब चैप्टर पढ़ेंगे तो और विस्तार में पढ़ेंगे, समझिए। अभी तक हमने आपको बताया वास्तविक संख्या क्या है। वास्तविक संख्या के 2 भेद होता है, परमेय संख्या और अपरमेय संख्या। अब देखिए अपरमेय संख्या को यहीं पर रुकेंगे और परमेय संख्या 2 प्रकार का होता है वह देखेंगे। आगे हम देखेंगे परमेय संख्या
दो प्रकार के होता है। देखिए परमेय संख्या क्या होता है, दो प्रकार का होता है। ये पूरा चीज बताएंगे, थोड़ा समझिए। एक होता है भिन्न संख्या और एक होता है पूर्णांक संख्या। क्या होता है, पूर्णांक संख्या। तो इसको हम क्या कहेंगे, भिन्न संख्या जो अंश बट्टे हर के रूप में उसे भिन्न कहते हैं। अपूर्णांक संख्या जिसे हम क्या कहेंगे, जब हम पूर्ण संख्या में ऋणात्मक अंक जोड़ देते हैं तो उसे पूर्णांक संख्या कहते हैं। और पूर्णांक संख्या तीन प्रकार का होता है। देखिए कैसे हम बताते हैं, -1, -2, -3, -4, -5। इसका मान 0 होता है, इसका आता है 1, 2, 3, 4, 5 डॉट 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 डॉट, ये चलते रहेगा। यही तीनों को देखिए, इसको कहते हैं ऋणात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक। इसको कहते हैं शून्य पूर्णांक, सुनिए, इसको कहते हैं धनात्मक पूर्णांक। समझ गए, इसको कहते हैं धनात्मक पूर्णांक। तो हम इसका परिभाषा क्या दे सकते हैं, इसी के आधार पर दे सकते हैं। देखिए यह 1, 2, 3, 4 लगातार जा रहा है, तो इसको हम दूसरा नाम भी दे सकते हैं, प्राकृतिक संख्या। क्या दे सकते हैं, प्राकृतिक संख्या। तो देखिए यह प्राकृतिक संख्या में अगली शून्य जोड़ दिया जाए तो इसको हम नाम दे सकते हैं पूर्ण संख्या। बात समझ में आ रहा है ना, इसको कह सकते हैं पूर्ण संख्या। अब देखिए यही ना हम परिभाषा दिए, यदि पूर्ण संख्या में ऋणात्मक अंक जोड़ दिया जाए तो उसे हम क्या कहेंगे, पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या की परिभाषा क्या देंगे, इसको तो हम कहेंगे जिसे अंश बट्टे हर में लिखा जाए, जैसे अंश बट्टे हर में हो उसे हम क्या कहते हैं, भिन्न संख्या कहते हैं। तथा कहेंगे जिस ऐसे भी लिख सकते हैं जिसे पी वाई क्यू के रूप में हो, लेकिन कभी भी यहाँ लिखेंगे क्यू नॉट इक्वल टू, कभी भी 0 और 1 नहीं हो। क्यों कभी भी 0, 1 नहीं होगा तभी हम भिन्न कहेंगे, नहीं तो नहीं कहेंगे। अब मान लीजिए 2, ये भिन्न संख्या है, नहीं है, 2/3 होगा तभी भिन्न संख्या होगा। समझिए नीचा में 1 रहेगा, परमेय संख्या होगा लेकिन भिन्न संख्या नहीं होगा। समझ रहे हैं ना, ये होता है भिन्न संख्या। आगे आइए, तो हम कह रहे हैं यह तीनों समझ गए। पूर्णांक तीन प्रकार का होता है, ऋणात्मक पूर्णांक, शून्य पूर्णांक और धनात्मक। शून्य पूर्णांक में सिर्फ शून्य आता है, ऋणात्मक पूर्णांक में जितना भी माइनस वाला मान होता है वो आता है, और धनात्मक पूर्णांक में सब प्राकृतिक संख्या आता है। तो इसमें कभी कभी क्वेश्चन टेढ़ा करके पूछता है, क्या पूछता है यह बताते हैं। इसमें पूछता है कभी कभी, क्या आपको पूछ देगा, क्या प्राकृतिक संख्या जो है, प्राकृतिक संख्या है, पूर्ण संख्या इधर लिख लेते हैं, इधर लिख लेते हैं पूर्णांक संख्या, लिख लेते हैं पूर्णांक संख्या लिख लेते हैं। समझिए सब में संख्या आपको जोड़ देते हैं तब बताते हैं। ये आप सब समझ रहे हैं। क्या पूछ लेगा, क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन बढ़िया सुनिएगा। क्या प्राकृतिक संख्या, क्या सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होंगे? क्वेश्चन समझिए, सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होंगे, पूर्णांक संख्या होंगे? पहले पूर्णांक संख्या की बात करेंगे तब पूर्ण संख्या की बात करेंगे। क्या सभी प्राकृतिक संख्या पूर्णांक संख्या होंगे? कहेंगे हाँ, इस तरह हाँ होगा। अगर ई पूछ देगा कभी सभी पूर्णांक संख्या प्राकृतिक संख्या होगा, तो कहेंगे नहीं। क्यों? इसमें ऋणात्मक भी है, शून्य भी है। समझ गए ना, इसलिए ई भी क्वेश्चन कहेंगे क्या सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होगा, तो कहेंगे हाँ। लेकिन इधर से पूछेंगे क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या होगा, तो कहेंगे नहीं। क्या कहेंगे? क्योंकि इसमें जीरो जुड़ा हुआ है, इसमें जीरो नहीं है। समझ रहे हैं? यही सब थोड़ा बहुत क्वेश्चन रहता है, इसको आप देखेंगे। इसके साथ साथ एक और दो इसमें टर्म है। क्या है आप जान रहे हैं? सम संख्या। क्या है? सम संख्या। सम संख्या किसे कहते हैं? तो हम जानते हैं जिसमें दो से भाग लगे उसे हम क्या कहते हैं? सम संख्या कहते हैं। जैसे बात करें +-2 +-4, यहाँ जीरो भी कह सकते हैं, +-6 डॉट डॉट डॉट। पहले आप समझ रहे होंगे 2 4 6 7, 2 4 6 8, लेकिन प्लस माइनस भी होगा क्योंकि इसमें प्राकृतिक संख्या नहीं बोला जाता है। इसमें बोला जाता है कि वैसी संख्या जिसमें 2 से भाग लगे। तो देखिए 0 से भी भाग लगेगा और किससे लगेगा? माइनस में भी लगेगा, -2 भी भाग लगेगा, इसलिए माइनस प्लस दोनों होता है। तो अब देखिए एक सुनिए विषम संख्या, इसी का उल्टा होता है। विषम संख्या होता है जिसमें 2 से भाग नहीं लगे, जिसमें 2 से भाग
नहीं लगे उसे हम क्या कहते हैं? विषम संख्या कहते हैं। उसे हम क्या कहेंगे? विषम संख्या कहते हैं। जैसे बात करेंगे तो देखिए, जैसे 2 से भाग किस में नहीं लगेगा? देखिए 1 में नहीं लगेगा, 0 में लगेगा, 100% लगेगा। और प्लस माइनस 1 में नहीं लगेगा, प्लस माइनस 3 में नहीं लगेगा, प्लस माइनस 5 में नहीं लगेगा, प्लस माइनस 7 में नहीं लगेगा, डॉट डॉट ऐसे होगा। ये सब क्या कहलाएगा? विषम संख्या। जिसमें 2 से भाग नहीं लगेगा वह सारी विषम संख्या होती है। अगर इतना समझ गए होंगे तो थोड़ा सा और बचा हुआ है। क्या बचा हुआ है? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? तो समझिए, अभाज्य संख्या या इसी को कहते हैं रूढ़ संख्या। क्या कहेंगे? रूढ़ संख्या किसे कहते हैं? तो इसको बस आपको इतना ही याद रखना है। ये क्वेश्चन पूछेगा कि इसमें से कौन अभाज्य संख्या है, कौन अभाज्य संख्या। सिर्फ इसमें लिखिएगा स्वयं तथा 1 से भाग लगे, स्वयं तथा 1 से भाग लगे उसे क्या कहते हैं? उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे यानी कहेंगे इसका 1 तथा स्वयं के अलावा कोई भी गुणनखंड ना हो, यह भी कह सकते हैं। तो ऐसे समझिए ना, जिसे स्वयं तथा 1 से भाग लगे उसे हम क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या लगे। स्वयं तथा 1 के अलावे किसी और से भाग नहीं लगे उसे हम कह सकते हैं स्वयं तथा 1 के अलावे भी लिख सकते हैं के। ये प्रभाष हटाइए, क्या लिखिएगा? स्वयं तथा 1 के अलावे किसी से भाग नहीं लगे उसे हम क्या कहेंगे? अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे अब बताइए, 1 ना तो भाज्य है ना तो अभाज्य है, तो कहेगा क्या है? विषम संख्या है। अभी बताया है 1 क्या है? विषम संख्या है। तो सुनिए, 2 पहली आ रहा है 2, तो कहेगा सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? तो 2 कहिएगा। कहिए क्यों? इसमें देखिए स्वयं इसमें 2 से लगेगा और 1 से लगेगा, और किसी से लग रहा है? नहीं लग रहा है, इसलिए अभाज्य है। 3 देखिए इसमें 3 से लगेगा, 1 से लगेगा, और किसी से नहीं लगेगा, किसी से नहीं लगेगा, इसलिए इसे कहते हैं अभाज्य संख्या। अब 4 की बात करें तो क्या होगा बताइए? इसमें 4 से भी लगेगा, 1 से भी लगेगा और 2 से भी लगेगा, इसलिए अभाज्य संख्या नहीं है। किसी अंश से भी लग रहा है, इसलिए अभाज्य संख्या नहीं है। तो अभाज्य संख्या के कैसे हम चेक करेंगे? आप याद रखिए कि जिसमें स्वयं या 1 के अलावा कोई गुणनखंड नहीं हो और किसी से भाग नहीं लगे, तो इसमें सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? 2 है। और बड़ी को तो हम गिनती नहीं कर सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। समझ गए? आगे आइए, एक और बता देते हैं कि भाज्य संख्या, उसके बाद हम लोग चैप्टर पर आएंगे। अब आएंगे भाज्य संख्या किसे कहते हैं। भाज्य संख्या किसे कहते हैं? भाज्य संख्या को हम यौगिक संख्या भी कहते हैं, यौगिक संख्या भी कहते हैं। तो इसमें लिखेंगे वैसी संख्या, देखिए वैसी संख्या जिसमें स्वयं 1 तथा किसी अन्य से भी भाग लगे, किसी अन्य से भी भाग लगे उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? भाज्य संख्या कहते हैं। समझ में आया? अब सुनिए, इसमें 3 कंडीशन होना चाहिए। स्वयं से भी लगना चाहिए, 1 से भी लगना चाहिए और किसी अन्य से भी लगना चाहिए, तभी हम भाज्य कहेंगे, नहीं तो नहीं कहेंगे। तो 1 तो होगा ही नहीं, क्योंकि हम बता चुके हैं आपको यह नहीं तो भाज्य है ना ही अभाज्य है। तो 2 में बात कीजिए, देखिए इसमें स्वयं से लग रहा है, 1 से लग रहा है, किसी अन्य से नहीं लग रहा है, ये तो होगा नहीं। 3 भी वही कंडीशन है, इसमें 2 से लग रहा है, 3 से लग रहा है, 1 से लग रहा है, दूसरे से लग नहीं रहा, इसलिए होगा नहीं। 4 लीजिए, 4 में देखिए 4 से भी लग रहा है, 1 से भी लग रहा है, 2 से लग रहा है, इसलिए सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होता है? 4 होता है। याद रखिएगा, सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होता है? 4 होता है। बहुत अच्छा से याद रखिएगा। तो भाज्य संख्या की क्या होगा? जैसे में 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया। अब 9 भी है, कहिए कैसे? देखिए इसमें 9 से लगेगा, 1 से लगेगा, 3 से भी लगेगा, लगेगा नहीं लगेगा, इसलिए यह क्या कहलाएगा? भाज्य संख्या कहलाएगा। हमारा उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छा से समझ गए होंगे और हम लोग अब चलते हैं। लगभग हम लग रहा है 20-25 मिनट
क्लास का हो गया होगा और बहुत ही आसान से आप लोग आपको यह सब बताए हैं संख्या क्या होता है, वास्तविक संख्या क्या होता है। आगे अगर चैप्टर पर हम जाने से पहले आप थोड़ा सा टर्म जानिए। इसमें एक प्रमेयका पढ़ेंगे जिसका नाम है यूक्लिड विभाजन प्रमेयका। इसलिए आप प्रमेयका के बारे में आप जान रहे होंगे। प्रमेयका क्या होता है, एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है। देखिए आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि प्रमेयका एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है और इसे एक अन्य कथन को सिद्ध करने में प्रयोग किया जाता है। कोई भी प्रमेय होता है थ्योरम, वह जो सिद्ध किया हुआ कथन होता है और इससे क्या वो होता है, किसी अन्य कथन को साबित करने में मदद मिलता है। समझ गए, यह हुआ प्रमेय का। तो प्रमेय का समझ लिए तो एक प्रमेय हम लोग समझेंगे। क्या प्रमेय समझेंगे कि देखिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। पहले तो आप यह समझ लीजिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयका से हम क्या निकालते हैं। तो आपको हमेशा याद रखना है एचसीएफ, जिसको हम कहते हैं मोस। कहे बिहार बोर्ड में डायरेक्ट आपको पूछेगा बेटा बताओ यूक्लिड विभाजन प्रमेयका से क्या ज्ञात किया जाता है, तो आप कहेंगे कि एचसीएफ ज्ञात किया जाता है। बहुत आसान है, ये कोई भारी नहीं है, इतना आसान है आप देखेंगे तो आराम से बना लेंगे। ऐसा कुछ नहीं है कि आपसे नहीं बनेगा। आगे आइए, ये है क्या आप यह देख लीजिए। इसके बाद आपका क्वेश्चन पर हम आएंगे। देखिए प्रश्नावली 1 है, टाइप किया हुआ है, हम एकदम आराम से बताएंगे, लेकिन देख लेते हैं, ज्यादा समय नहीं हो तब। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का आपको बता दे रहे हैं, कुछ क्वेश्चन भी समझा देंगे, उसके बाद ही छोड़ेंगे। ज्यादा देर नहीं, अभी शुरुआती क्लास है, स्टार्टिंग क्लास है, इसलिए आपको ज्यादा देर हम तंग नहीं करेंगे, लेकिन हम जितना देर पढ़ा रहे हैं उस पर थोड़ा ध्यान दीजिए। समझ गए। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय हम पढ़ेंगे। इसमें क्या होता है, दो धनात्मक पूर्णांक अभी बताए हैं। धनात्मक पूर्णांक क्या होता है, मतलब धनात्मक पूर्णांक प्राकृतिक संख्या को कहते हैं, बताया है। देखिए दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी दिए रहने पर, देखिए ए और बी क्या है, धनात्मक पूर्णांक दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्णांक संख्या की पूर्ण संख्या की बात कर रहा है, Q और R विद्यमान है कि A बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। यही है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। जहां आप लिख सकते हैं 0 जो है आर से बड़ा, ये बड़ा का सिंबल है, तथा बराबर, लेकिन क्या है बी से छोटा है होता है। आर क्या होता है, क्या है ये आप पहले समझिए। यह आप अगर आराम से समझ सकते हैं, कोई विशेष नहीं। आप बचपन में भाग सीखे होंगे। जैसे मान ले कि उदाहरण हम आपको देते हैं 3 से, 3 लिए और 7 लिए, यह तो भाग आप जान रहे हैं। तो इसको 3 दूना कितना होता है 6, इसमें भाग देंगे 6 हो जाएगा, यह शेषफल हो जाएगा ये। तो आप इसको चेक करने के लिए भी सीखे होंगे। कैसे सीखे होंगे, इसको मानते होंगे क्या, बोलिए, भाज्य। भाज्य कहते हैं इसको, बीच वाला को, और इसको कहते हैं भाजक, इसको कहते हैं भागफल, इसको कहते हैं नीचे वाला को शेषफल। इस तो आप बचपन से जान रहे हैं ना। अब यही चीज को इन्होंने लिखे हैं, कौन, यूक्लिड महोदय ने। और इस बहुत आसान है, इसी के मदद से आपका भाग विधि से मोशन नहीं निकालते थे, वो इसलिए ही निकालेंगे, कोई विशेष भारी नहीं है। तो क्या हुआ, इसको चेक करने के लिए आप जानते होंगे, तो क्या होता था, भाज्य बराबर लिखते थे क्या लिखते थे, भाजक गुना, बताइए क्या लिखते थे, भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल नहीं लिखते थे, शेषफल लिखते थे। क्या ये भाज्य बराबर, इस 7 पुराने के लिए ये भाजक और इससे गुना, इससे और इससे गुना करते थे और जोड़ते थे। देखिए 3 दूना 6, 1 7, पूरा गया 7, इसका मतलब मेरा भाग सही है। यही चीज यूक्लिड विभाजन प्रमेयका में किया गया। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयका में क्या किया गया, ये भाज्य को देख रहे हैं ना, इसी को माना गया ए, इसको क्या माना गया ए। ये जो भाजक को देख रहे हैं इसको माना गया बी, आई भागफल को देख रहे हैं इसको माना गया क्यू, और शेषफल जो रेस्ट बचता है उसको माना गया आर। बात समझ में आ गया होगा।
इतना बात आप लोग समझिए, जो भाज्य को माना गया A और भाजक को माना गया B और भागफल को माना गया Q, शेषफल को माना गया R। तो आप यहाँ रख के देखिए, देखिए इसी कंडीशन में होगा। देखिए भाज्य यहाँ है A, बराबर है, बराबर भाजक क्या है B है। अब सुनिए, गुना है तो भागफल क्या है Q है, अब प्लस R है। देखिए यही ना है, A बराबर बी क्यू, गुणक मतलब यही हुआ प्लस R। सेम देखिए यही है कि नहीं है, यही है। इसी तर्ज पर यह है मोशन निकालना होगा। और इसका मतलब आप समझिए, ये कह रहा है R का मान 0 से बड़ा या बराबर हो सकता है, या तो 0 हो सकता है या तो बराबर क्या हो सकता है, R के बराबर हो सकता है। R से क्या होगा, या तो 0 होगा, 0 से बराबर होगा, समझ गए, या तो 0 होगा, 0 के या बड़ा हो सकता है, लेकिन क्या हो सकता है, B से छोटा होगा। आप समझिए, ये R है, ये देखिए B से छोटा है कि नहीं है, लेकिन ये कभी कभी कट जाता है तो 0 नहीं होता है, इसीलिए कहता है R जो है 0 से बड़ा होगा या बराबर होगा, लेकिन क्या होगा, B से छोटा होगा, हमेशा छोटा होगा। अगर ये छोटा नहीं होगा तो क्या होता है, फिर से लग जाएगा, भागने लग जाएगा यहाँ। तो समझिए ई बी से हमेशा आर छोटा ही रहता है, यही इसका मतलब हुआ। आप समझ रहे होंगे, नहीं समझे हैं तो आप एक बात और सुनिए। क्या सुनिए, देखिए यहाँ बी जो है 3 है, बी कितना है 3 है, आर कितना है 1 है। लेकिन हम दूसरा भाग में अगर देखें तो हम देखिए 16 लिखते हैं, 4 चौका 16। अभी कट गया तो यहाँ 0 होगा, घट गया तो 0 होगा। तो आप सुनिए, यहाँ R का मान कितना है 0, लेकिन B का मान कितना है 4 है। तो यही तो यहाँ कह रहा है, या तो R का मान 0 होगा या 0 से बड़ा होगा। 0 से बड़ा 1 है ना, 1 है, लेकिन B से हमेशा छोटा होगा। देखिए B से यहाँ भी छोटा है, B से यहाँ भी छोटा है, कभी भी वो बड़ा नहीं रह सकता है R का मान। इतना बात अगर ये आप समझ गए होंगे तो हम आपको आराम से समझा देंगे। आप क्वेश्चन पर आइए, आप प्रश्न पर आइए और आपको हम बताते हैं। पहला प्रश्न देखिए, प्रश्नावली 1.1 में आपका इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर का पूछता है, इसलिए आप बहुत गंभीर से देखिए। देखिए क्या कर रहा है, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। ज्ञात करने के लिए होगा, यहाँ गलत टाइप किया हुआ है। ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करें। वही यूक्लिड विभाजन परिमेका का प्रयोग हम लोग करेंगे। तो क्या करेंगे अब हम लोग, तो देखिए इसको 2 संख्या दिया हुआ रहेगा, तो हम यहाँ पढ़े हैं, आप देखे हैं 2 धनात्मक पूर्णांक ए और बी है। तो यही ए बी को मानने के लिए पहले सीखेंगे। मान लीजिए 1 नंबर को हम पहले बना रहे हैं, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, तो देखिए जो बड़ा है ना उसको पहले लिखेंगे। बड़ा और छोटा का सिंबल तो आप दोनों जानते हैं, जैसे 1 नंबर में 135 और ए कितना है, ए और कितना है बताइए, क्वेश्चन ही लिख लेते हैं 225। दोनों में से बड़ा कौन है 225, तो पहले ऐसे आप परीक्षा में लिखिएगा, ये बड़ा का सिंबल 135। और बड़ा को हमेशा ए मानिएगा, बड़ा में ही छोटा सा भाग देंगे। ए किसको कहता है, हम अभी तुरंत बताए हैं, देखिए भाज्य, और भाजक तो छोटा होता है, होता नहीं है, और होता नहीं है, होता है बड़ो होता है। लेकिन यहाँ आप हमेशा बड़े को ए मानिएगा और छोटे को बी मानिएगा। तो आप लिखिएगा ए बराबर 225 और बी बराबर 135। इतना लिखने के बाद आप लिखिएगा यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, क्या लिखिएगा यूक्लिड, क्योंकि यहाँ कह रहा है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म प्रमेय से प्रयोग करना है। यूक्लिड एगो समझ लीजिए, बस उसी प्रकार बनाना, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। जहां आप नहीं भी लिखिएगा चलेगा, जहां 0 से बड़ा एवं बराबर आर होता है लेकिन बी से छोटा होता है, ये लिखिए, नहीं लिखिए कोई दिक्कत नहीं है। तो सुनिए, अब हम यहाँ लिखेंगे ए के स्थान पर माने हैं तो एक स्थान पर 225 लिख दिए, और बी के स्थान पर माने हैं कितना 135, तो क्यू का स्थान पर हम अभी नहीं है हमारा यहाँ, तो क्यू निकालेंगे।
कैसे निकालेंगे अभी देखिए। अब इसको a में b से भाग देंगे तो वहां रफ में कीजिएगा, आपको यही निकालिएगा कॉपी पर, बाकी इधर जो हम कर रहे हैं ये आप रफ में कीजिएगा। देखिए 135 में कितना से भाग देना है, 225 में 135 से भाग देना है। थोड़ा ठीक से लिख दे रहे हैं। देखिए 135 में 225 से क्या करेंगे, 225 में 135 से भाग देंगे तो भाग देंगे बस, अपने क्यों निकल जाएगा। देखिए इसको a माना है, इसको b माना है, इसको a माना गया है यूक्लिड महोदय द्वारा, इसको b, आई जो निकलेगा q और नीचे जो निकलेगा r मानेगा, बस हो गया। देखिए 135 में 2 बार खिलाएंगे 270 हो जाता है, इसलिए एक बार खिलाइए 135। अब देखिए घटाइए 0, 12 में से 3 घटा कितना हो गया, 9, कट गया। आगे देखिए अब तो हमारे सब का मान आ गया, ए बी तो यहाँ रखा हुआ है। अब देखिए Q बराबर क्या है, Q एक है तो यहाँ Q सामने 1 लिखेंगे, प्लस R का मान कितना है, 90 है। देखिए अभी भी b से छोटा है 90, लेकिन अब देखिए बचपन विधि में करते थे ने, अब इसी को घेरते थे कि नहीं घेरते थे, शेषफल को, और उसके बाद ई जो उतार देते थे, इधर उतारते थे, उसी प्रकार उतारिए। अब फिर भाग दीजिए। अब देखिए इसकी स्थिति में क्या हो जाएगा, ए ई हो जाएगा, बी कौन हो जाएगा, ई हो जाएगा, और क्यू कौन हो जाएगा, ई हो जाएगा, और आर जो निकलेगा वो हो। समझ में आ रहा है ना, सेम प्रक्रिया है, कुछ नहीं किया है। तो इस स्थिति में अब हम यहाँ लिख देते हैं, नहीं तो नहीं दिखेगा। तो ए कितना हो गया यहाँ 135, जो बी रहता है ना वही ए बन जाता है। तो देखिए अब बी क्या हो गया 90 गुना क्यू कितना है, अभी तो निकालेंगे। देखिए फिर एक ही बार में खाएगा, एक बार में खाएगा तो 90 हो गया। अब घटाएंगे तो 5 हो गया, 13 में से 9 घटा 4 हो गया, कट गया 45 हुआ, यानी क्यू भी फिर से 1 हो गया। क्यू देखिए यही ना है, क्यू यहाँ इसको माना जाता है भागफल को 1, प्लस शेषफल कितना बचा है 45। यह प्रक्रिया जब तक करेंगे कि जब तक कि 0 नहीं हो जाए, बचपन में सीखे हुए हैं। अभी फिर 45 को क्या करेंगे, इधर लाएंगे और इसको इससे इसमें भाग देंगे जब तक 0 नहीं हो जाएगा। अब ई हो गया a, ई हो गया b, इधर निकलेगा q, 45 दूना 90, दो क्या हो गया q 90। आप देखिए पूरा पूरी कट गया, शेषफल क्या हो गया 0 हो गया ना। जब तक r का मान 0 नहीं हो जाए तब तक यह प्रक्रिया जारी रखेंगे। यही यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है और कुछ है नहीं, बस मोसो निकल गया। अभी मान लेंगे a हो गया। अब समझिए b का मान बताइए 45 गुना कितना हो गया 2 अब प्लस 0। अब ये जो r 0 हो गया तो ये b जो होता है, b का मान यही ना है 45, तो यही मोसो होता है, इसलिए लिखेंगे SCF बराबर कितना 45। अगर इतना और इतना लिख देते हैं तो आपको एग्जामिनर ऐसे करके आराम से 2 नंबर दे देगा, कोई अति कष्ट नहीं है। समझ गए, यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ रहे हैं, और बहुत अच्छा से आप देखिए। यह दोनों क्वेश्चन भी हम आपको बताएंगे, ऐसा नहीं है कि हम एक बाय एक क्वेश्चन बताएंगे, छोड़ेंगे नहीं। आगे आइए दूसरा क्वेश्चन, और बहुत समय नहीं हुआ होगा, ऐसा नहीं है कि ज्यादा समय हुआ होगा, आधा घंटा हुआ है और अब पढ़ सकते हैं, ऐसा नहीं है स्टेमिना आपको आधे घंटा में खत्म हो जा रहा है। समझिए कम से कम 1 घंटा का तो वीडियो रहना चाहिए, तभी ना। ऐसे हम पढ़ा देंगे आधा घंटा में 50 वीडियो बन जाएगा, आपका भी मन खिन्न हो जाएगा। समझिए सब क्वेश्चन बताना है आपको, हम वादा किए हैं आपको एक एक क्वेश्चन बताएंगे, और आप एक बार वीडियो देख के और मोबाइल ऑफ करके अपने मन से जाक बनाइएगा, किताब उल्टा के, तभी आप अच्छा कर सकते हैं। फिर नहीं बना तो आके देख सकते हैं वीडियो, समझ गए, फिर देख सकते हैं, फिर बंद करके आप अथी कर सकते हैं। हो सकता है 1 या 2 बार में आराम से समझ में आ जाए, समझिए होगा कि समझ ही आएगा, ऐसा नहीं है। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन है 196 और कितना है 38,220। तो हम दूसरा क्वेश्चन बना के दिखाते हैं आपको। दूसरा क्वेश्चन है आपका 196 और 38,220। देख लीजिए इतना ही क्वेश्चन है, 38,220। हाँ ठीक है, तो इसको देखिए अभी बड़ा छोटा कैसे लिखेंगे, पहले बड़का ही लिख लीजिए, चाहे छोटका भी लिखिए, इधर घुमा 38,220 बड़ा है 196 से। स्टेप हो गया, यही स्टेप आपको करना है। अब इसमें मान लेंगे बड़का को मानेंगे ए, माना कि ए बराबर कितना होगा 38,220,
तो b बराबर कितना हो गया 196। अब डायरेक्ट लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या निकाला जाता है, मोसो निकाला जाता है, हमेशा याद रखेंगे। अब देखिए क्या होता है, a बराबर बी क्यू प्लस आर, लिखिए अंडर ब्रैकेट में चाहे नहीं लिखिए, जहां 0 से r जो होता है 0 से बड़ा एवं बराबर, और लेकिन b से क्या होता है, छोटा होता है। ये लिख दीजिए, नहीं लिखना है तो कोई दिक्कत नहीं। अब एक स्थान पर a लिखिए, 38,220 बराबर देखिए क्या है 196। क्यों तो हम जान नहीं रहे हैं, तो अब क्यों निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, इधर रफ में जाएंगे, भाग करेंगे, हमने यहां बना रहे हैं, आप रफ में बनाइएगा। 196 में भाग देना है 38,220 में। अब सुनिए इतना दुना होगा नहीं, 200 दुना 400 होता है, 182 यानी नहीं पूरेगा, इसलिए 1 से खिलाइए। इस सब में खिलाना है मोसो को, ऐसा नहीं है कि भाग कैसे देते हैं यह बताते हैं। देखिए ये क्या होता है, जब तक कि इसके छोटा नहीं हो जाए आर, यही ना कहना है, आर का मान हमेशा छोटा होना चाहिए, इसीलिए यह जहां दिया जाता है बी से हमेशा छोटा होना चाहिए। ये नहीं जो इसको ऐसे करके घेर देंगे तो साफ चौपट हो जाएगा। अब एक बार में खिलाएंगे 196। देखिए 12 में से 6 घटा 6, और यहाँ 7 में 17 में से 9 घटा कर बताइए कितना होगा 8। 17 में से 9 घटा 8 ही, 2 में से 1 घटा 1, समझ गए। अब एक अक्षर उतारेंगे, अब खिलाएंगे। अब 9 दूना 18, 9 बार में खा जाएगा, कहीं 9 200 है ही नहीं है, समझिए। तो देखिए 9 छक्का 54 का 4, बाकी कितना होता है 5, 9 नमा 81, 5 86 का 6, बाकी कितना होता है 8, और 9 और 8 कितना होता है 17 होता है। बहुत अच्छा सा। अब देखिए 12 में से 8 घट गया 4, हाई हो गया 15, 15 में से 6 घट गया 9। अब आइए आगे, अब यहाँ देखिए 7 में 7 गया, कट गया, अब एक बचा 0। अब सुनिए 6 5 30, आप देखिए 5 बार में ये पूरी कट जाएगा, आराम से कट जाएगा, कट गया। अब देखिए अब एक ही बार में ये आर का मान 0 आ गया, तो आंसर आ गया। देखिए क्या होगा, क्यू का मान क्या है, देखिए इसको ए मानते हैं, इसको बी मानते हैं यूक्लिड विभाजन, इसको क्यू और इसको आर। क्यू का मान क्या है 195, अब प्लस आर क्या है 0। जब आर 0 आ गया तो ये बी जो होता है ना, यही आंसर होता है। मोसा बचपन में नहीं पढ़ रहे थे, उसी प्रकार से बी जो होता है आंसर, इसलिए SCF बराबर कितना लिखेंगे 196 आंसर। बस हो गया, कितना आसान है। यह आपको नहीं लिखना है, आपको इतना ही लिखने में 2 नंबर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन आप देखिए, क्वेश्चन देख लीजिए, 867 और 225 है, 867 और 225 है। 3 नंबर सवाल है आपको, 867 और 225 है, देख लीजिए एक बार। कितना क्वेश्चन है 255 है, 867 और 255 है। आइए यहाँ 255 लिखिए, इधर काट के लिख दे रहे हैं, समझ जाइएगा। और जो बच्चा का पैनल PDF लेना है वह कहिए, तो हम एक व्हाट्सएप ग्रुप बना देंगे। मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप उस पर कमेंट कीजिए कि सर आपको पैनल PDF चाहिए, तो आप एक बच्चा को हम ग्रुप बनाकर उसमें सारा पैनल PDF डालते रहेंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा का डिमांड नहीं होगा। 94 3000 1602, आप केवल व्हाट्सएप करेंगे, फोन नहीं करेंगे। 94 3000 1602 पर एक ग्रुप बनाकर हम इस सब पैनल PDF आपको डाल देंगे, समझ गए। जरूरी है तब, नहीं जरूरी है तो इतना आसान से बताते हैं कि आप बना सकते हैं। चलिए आगे। तो अभी हम बताए हैं कि बड़ा छोटा को पहले डिफाइन कीजिएगा। तो देखिए ये बड़ा है 867, बड़ा है 255 से। क्वेश्चन पहले देख लीजिए, सही आया 867 255, ठीक है। अब आइए बड़ा को मानेंगे ए बराबर क्या हो गया 867, और बी बराबर क्या हो गया 255 हो गया। अब इसमें क्या लिखेंगे, डायरेक्ट लिखेंगे यूक्लिड विभाजन। वहां कह रहा है यूक्लिड विभाजन प्रमेय से बनाना है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से लिख दिए, तो उसका प्रमेयिका लिख देंगे। ए बराबर बी क्यू प्लस आर लिखना है यहाँ, जहां 0 से बड़ा एवं बराबर होगा आर, लेकिन बी से छोटा होगा। अब एक स्थान पर लिखिए 867 बराबर बी के स्थान पर 255, अब गुना क्यू तो जानते नहीं है तो यहाँ रफ करेंगे। 867 में किससे भाग देंगे 255 से। अब देखिए लगभग 250 तिया
750 होता है तो 3 बार में खाएगा, 100% खाएगा। तो देखिए 5 तिया 15, 5 तिया 15, 1 16 6 बाकी 1, 3 दूना 6 1 7। अब घटाइए, 2 हो गया, 0 हो गया, आई हो गया कितना बताइए, ये घट जाएगा तो 1 हो जाएगा। अब देखिए यह तो इससे छोटा है ना, इसलिए इसको स्टेप आगे जाएगा। ये छोटा है और इसको 0 नहीं होगा तब तक स्टेप जाएगा, समझ गए, जब तक 0 नहीं होगा तब। तो इसके लिए विभाजन इसको a मानते हैं, इसको b मानते हैं, आप तो यहाँ मानवे किए, इसको q इसको r। तो लिखिए q कितना है 3 प्लस r कितना है 102। जब तक ये 0 नहीं होगा तब तक ये b आंसर नहीं होगा। फिर दूसरा स्टेप में क्या होता है, इसी को ऐसे घेरते हैं, इसको 255 लिखते हैं। अब बताइए इसको, अब 255 ई हो गया a, ई हो गया b, इधर जो निकलेगा q। तो ये जो b है हमेशा क्या हो जाता है, a बन जाता है, और ये जो r जो है वो क्या बन जाता है, वह b बन जाता है, समझ गए। अब q निकालने के लिए 2 बार में खाएगा, 3 बार में तो खाएगा नहीं, 104। अब बताइए घट के कितना होगा 1, ई घट के कितना होगा 5, ई कितना होगा 1 होगा, इतना ही होगा, नहीं गलत है, गलत है। 204 2 बार मैंने खिलाया है, देखिए 2 दूना 4 0, 2 दूना 4, ये ठीक है, ये 5 हो जाएगा, ये कट जाएगा, कितना हो गया 51 हो गया ना। अब सुनिए यहाँ q को मान कितना आया 2, अब प्लस शेषफल कितना आया 51। ये नहीं हुआ तो फिर 51 को क्या करेंगे, इसको मानेंगे b और इसको मान लेंगे a, ऐसे करेंगे। अब सुनिए इसको b को हम बोले a बनाने के लिए, तो ऐसे कीजिए। अब इसमें क्या q क्या होगा 51 दूना 102, देखिए कट गया, 0 हो गया ना, बस यही हो जाएगा आंसर। तो यहाँ क्या होगा b 51 गुना 2 प्लस 0। जब r 0 हो गया तो हम लिखेंगे HCF बराबर कितना, b का मान b की जगह पर जो रहेगा वही आंसर हो जाता है, कितना है 51 आंसर। इतना कर दीजिएगा तो आपको 2 नंबर आराम से मिल जाएगा। यह नहीं करना है आपको, यह रफ में करना है। आगे आइए, अभी तीनों क्वेश्चन हम आपको हल कर दिए हैं और आपका अगला क्वेश्चन है 2 नंबर। 2 नंबर भी आपको लिखे हुए हैं, पूरा चैप्टर हम टाइप कर लिए हैं, ऐसा नहीं है कि हम चैप्टर नहीं टाइप किए हैं, पूरा कर लिए हैं और आराम से हम आपको बताएंगे। देखिए आगे दूसरा क्वेश्चन है कि दर्शाइए कि कोई धनात्मक पूर्णांक, की धनात्मक है, धनात्मक विषम पूर्णांक, सम नहीं विषम पूर्णांक 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप में होता है, जहां q क्या है पूर्णांक है, जहां q क्या है पूर्णांक है। यह भी आसान है, ऐसा नहीं है कि भारी है, दिखाना है, साबित करना है, समझ गए। यह क्या है, साबित करना है, आराम से आप साबित कर सकते हैं, ऐसा नहीं है साबित नहीं होगा। क्या है आप बताइए, इसको दिखाना है तो इसमें मानना पड़ेगा। क्या मानेंगे, माना कि यहाँ लिखेंगे, इस क्वेश्चन में हम लिखेंगे 2 नंबर के देकर लिखेंगे, परीक्षा में पूछेगा तो ऐसे लिखेंगे, माना कि कोई धनात्मक पूर्णांक है, आप भी लिखिए, लिखने के लिए सीखिएगा। धनात्मक पूर्णांक है जिसमें अभी ये माना है ना b से भाग देते थे, तो जिसमें यहाँ b के स्थान पर लिखेंगे 6, जो दिया हुआ साबित करने वाला वही लिखेंगे जिसमें 6 से भाग देने पर भागफल क्या होता था, q मानते थे ना, उसी को q, भागफल q तथा शेषफल r बचता है, चाहे r होता है, r है लिख दीजिए, उतना का है, r है, बस हो गया, r है। अब लिखेंगे ना यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम या प्रमेयिका से क्या होता है, a बराबर बी क्यू प्लस r लिख सकते हैं, जहां 0 से बड़ा एवं बराबर r होगा लेकिन b से छोटा होगा। अब b के स्थान पर हम यहाँ माने हैं 6, तो यहाँ 6 लिखेंगे, a बराबर 6q प्लस r, ये हो गया। अब देखिए
आर तो हमेशा बी से छोटा होता है इसके अनुसार, तो हम यहाँ लिख सकते हैं ना आर बराबर क्या क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, लेकिन 6 नहीं हो सकता है, क्योंकि आर हमेशा क्या होगा, बी से छोटा होगा। 0 से लेकर क्या क्या हो सकता है, 5 हो सकता है। तो यही सब मान रखेंगे, देखिए साबित हो जाएगा, कुछ नहीं है। क्या करेंगे, यहाँ देखिए इसको हम करेंगे कि इसको छोटा कर लेते हैं। अगर छोटा कर लेते हैं तो आपको एक ही में समझाने में हमको फायदा होगा, नहीं तो दिक्कत होगा। समझ गए ना, आपको हम एक ही में सोच रहे हैं समझा दे। सुनिए, काहे नहीं कॉपी हो रहा है, बड़ी समस्या है। अच्छा सुनिए, अगर अगला ही पेज में समझा देंगे तो क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, इस टेक्निकल इशू है इसलिए इसको रह देते हैं, अगला ही पेज में समझाएंगे। पहले सुन लीजिए, यहाँ आर बराबर अगर 0 रखेंगे तो 6q होगा, आर बराबर 1 रखेंगे 6q प्लस 1 होगा। आर प्लस, देखिए आर का मान रखने पर यहाँ लिख सकते हैं आर का मान रखने पर, इतने लिखिए ना, छोटे में पूरा देते हैं। तो ए बराबर क्या हो जाएगा, पहला स्थिति में 6q हो जाएगा, दूसरा की स्थिति में 6q प्लस 1 हो जाएगा, 2 रखिएगा 6q प्लस 2 हो जाएगा, तीसरा स्थिति में 6q प्लस 3 हो जाएगा, चौथा से 6q प्लस 4 हो जाएगा, और अंतिम स्थिति 6q प्लस 5 हो जाएगा। देखिए यहाँ सम विषम सब है, लेकिन यहाँ कह रहा है 6 प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5, ये तीनों को पूछ रहा है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, आता है 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और क्या 6q प्लस 5 एक विषम पूर्णांक का रूप है। क्या है, एक विषम पूर्णांक का रूप है। आप लिख दीजिएगा, यहाँ नहीं दिख रहा है कोई बच्चा को, तो आप यह समझिए, आप लिखिएगा 6q प्लस 1, ये जो दिया हुआ है आपको यही लिखिएगा, आता है 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और तथा 6q प्लस 5 एक विषम पूर्णांक का रूप है, एक विषम पूर्णांक का रूप है। इतना लिख दे रहे हैं तो काफी है। ये और क्वेश्चन है, आगे बताया जाएगा, आप समझिए, उसके बाद हम और बताएंगे डिटेल्स में। समझ गए, एक भी चैप्टर तो एक दिन में समाप्त हो जाए, तब ना 4 दिन में 4 चैप्टर खत्म हो जाए, नहीं तो और 5-7 क्लास चल जाएगा। समझ गए, तो यह देखिए अगला क्वेश्चन कुछ है नहीं, क्या कह रहा है, किसी परेड में, देखिए क्या कह रहा है, 616 सदस्यों वाली एक सेना की आदमी को टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के होगा, यहाँ के पीछे मार्च कराना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च कराना है। इन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगा जिसमें वे मार्च, देखिए दोनों स्तंभ बराबर करना है तो इसको मौसो निकालेंगे, और अभी आपको हम कुछ पढ़ाए भी नहीं है तो इसे भी समझिए मौसो होगा, तो आराम से इसका मौसो निकाल दीजिए, आंसर आ जाएगा। लेकिन अभी दूसर कोई विधि नहीं पढ़े हैं तो यूक्लिड विभाजन से मौसो निकाल लेंगे। समझ गए, दूसरी विधि नहीं पढ़े हैं, नहीं तो आप बहुत सा बचपन से विधि पढ़ते आ रहे हैं, तो आप यूक्लिड विभाजन से ही निकाल लेंगे। तो यहाँ 3 नंबर लिखेंगे और बड़ा छोटा का गिनती कर देंगे। 616 बड़ा है कितने से, 32 से, तो ए बराबर हो गया 616 और बी बराबर हो गया 32। अब सुनिए क्या हो जाएगा बताइए, अब इसको लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। तब सुनिए, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां नहीं लिखते हैं कई बार लिखते हैं, ए का मान हो गया 616 बराबर 32 गुना, अब देखिए इसको निकालना ना होगा, 32 में 616 कीजिए, 32 गुना 64 हो जाता है, एक बार में खिलाइए, 2 11 में से 2 घट गया 9, आई 5 में से 3 घटा 2, अब आइए 6, अब आइए 32 है तो 6 बार में 6 18 और 7 बार में 23 हो जाएगा, 6 बार में खिलाइए, 6 दूना 12 और 6 18, 1 19, अब आइए कितना होगा, अच्छा ये 296 है, सुनिए, और 296 है तो लंबा खाएगा, ऐसा थोड़ा इतना खाएगा, तो 6 बार में तब नहीं खिलाइए, तब बहुत बार में खिलाएगा, 106 थोड़े है, 196 थोड़े है, तो अब आइए तो 3
छोटी 9 बार में खिलाइए, 10 बार में 320 हो जाएगा, 320 में 32 घटाइएगा तो पोजीशन पे आ जाएगा। 9 बार में खिलाइए, अब खिलाइए 9 बार में तो कितना हो जाएगा बोलिए, 9 दूना 18 और 9 तिया 27, 1 28। हाँ ठीक है, देखिए 16 में से 8 घटा 8, ये हो गया 8 में से 8 घटा 0 0, खत्म हो गया। तो यही आप रह दीजिए, इसको मानते हैं ए, इसको मानते हैं बी, इसको मानते हैं क्यू, इसको मानते हैं आर। तो देखिए क्यू का मान 19 है प्लस आर का मान 8 है, फिर बी हो जाता है, समझ गए, 32 क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, बराबर देखिए ए क्या हो जाएगा आपको, बी नहीं बी, ये हो गया बी वाला, और ये हो जाएगा ये 8 हो जाएगा, देखिए बी 32 चौका हो गया ना। अब देखिए 0 हो गया, तो क्या हो गया 8 गुना 4 प्लस 0, अगर यार का मान 0 हो गया तो आंसर बी जो होता है वही होता है। तो क्या हो गया, HCF बराबर कितना हो गया 8। तो लिखेंगे आता है, इस सब नहीं लिखेंगे, ये HCF बराबर लिखने के बाद लिखे आता है स्तंभों की अधिकतम संख्या 8 होगी, स्तंभों की अधिकतम संख्या 8 होगी। बस हो गया, आंसर हो गया, बहुत आसान से, और बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए यह वीडियो यहीं समाप्त करता हूं। और आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए। जय हिंद।